बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज एफएसटी नंबर 18 के जो टेस्ट पेपर में आए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideal binary solution. Chi A is the mole fraction of component A. टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको बताना है। अगर आप ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पर केवल और केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में दिया गया ऑप्शन है। ऑप्शंस जो हैं वो केवल किस में दिए गए हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आंसर को हमें केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लेके आना है। तो आपको पता है कि जो पी टोटल होता है वो प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन है ना, उस कंपोनेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरा कंपोनेंट है उसका प्योर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर PA क्या है? PA है प्योर प्रेशर ऑफ A और PB क्या है? प्योर प्रेशर ऑफ B। यहाँ पे लिखा गया है जैसा कि, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन को करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लेना होगा किस टर्म में? मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म में। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है? 1। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यानी ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा P टोटल इक्वल टू PA मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB मोल फ्रैक्शन ऑफ B की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। P टोटल इक्वल टू PA मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस ब्रैकेट ओपन करिए, क्या हो जाएगा? PB माइनस PB इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A को एक साथ में कर दो, क्या बन जाएगा? P टोटल इक्वल टू PB प्लस PA मोल फ्रैक्शन ऑफ A माइनस PB मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगेन PB प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A को क्या कर लो? कॉमन कर लो, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो गया? कॉमन। अंदर क्या बचा? PA प्लस PB। तो P टोटल क्या हो जाएगा आपका? P टोटल हो जाएगा PB प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू PA प्लस PB। तो आपको आंसर कहाँ मिल रहा है? सॉरी प्लस नहीं माइनस, है ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा जी, माइनस कॉमन कर लेंगे ना, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो अब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? PA माइनस PB, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Which of the given reactions is not an example of disproportionation reaction? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, सेम का रिडक्शन होगा, है ना। एलिमेंट सेम होंगे, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो हमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, यहाँ पर -2 में है और यहाँ पर 0 है। तो -1 से 0 में रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। -1 से 0 में गया है ऑक्सीडेशन और -1 से -2 में गया है रिडक्शन। तो यह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आगे बात करें तो यहाँ पर NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहाँ पे कितना हो गया है जी? 5 और यहाँ पे कितना हो गया है जी? 3। तो यहाँ पे 4 से 5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और 4 से 3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है? +7। यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। बाकी कुछ तो है ही नहीं, दूसरा तो होना है ही नहीं, केवल और केवल क्या है यहाँ पे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला तो इसमें दिया ही नहीं है, इसका मतलब यही हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6।
+6 से किस में गया है, ये +7 में, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो किस में कन्वर्ट हुआ है, +4 में, क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये पहला, दूसरा और चौथा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होंगे, और तीसरा हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम AgCl की बात करें, AgCl को डिसॉल्व किया गया है किसमें, KCl में डिसॉल्व किया गया है, HCl में डिसॉल्व किया गया है, AgNO3 में डिसॉल्व किया गया है, और डिसॉल्व किया गया है वाटर, अनआयोनाइज्ड वाटर में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप कॉमन आयन, यहाँ पे देखोगे आप कॉमन आयन, यहाँ पे देखोगे आप कॉमन आयन। और आप जानते हो कि अगर कॉमन आयन पहले से प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, डिसोसिएशन को रोक देता है, यानी कि कुल मिलाकर के सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आपको कहाँ मिलने वाली है, वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, डेल्टा GH की वैल्यू है एक्वस कंडीशन में 0, H2O लिक्विड ब्रेक हो रहा है H+ और OH- में, जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है 57.32 किलो जूल। आगे दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। ठीक है ना, वाटर कैसे बना हुआ है, 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन है H2O और हाफ O2 से। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, हमें बनाना क्या है, हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, है ना, इसको सेकंड कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, H+ प्लस OH- ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O में। और जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा H वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में 57.32 किलो जूल। और इस इक्वेशन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, किसमें कन्वर्ट होता है ये, H2 लिक्विड में। और इसके लिए डेल्टा H की जो वैल्यू है वो है -286.20। ठीक है भाई, तो अब इस तरीके से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का तो हमें दोनों साइड में मिल गया। ठीक है ना, अब यहां से एक बात हम ये समझ सकते हैं कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वही कहीं ना कहीं, क्योंकि H का तो 0 हो रहा है ना, H का तो 0 बताया गया कि 0 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी, जो डिफरेंस आ रहा होगा वो किसके लिए आ रहा होगा, केवल और केवल OH के लिए आ रहा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 228, आंसर लिखे दे रहे हैं 88 किलो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो OH है उसी की वजह से डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर दोनों जगह पे है, तो आखिर में डिफरेंस किसकी वजह से आया, ये डिफरेंस आया, फॉर्मेशन आया, जो डिफरेंस वो केवल OH की वजह से आया है। तो इस वजह से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस में नहीं है, इज 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना दिया है, 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ। ठीक है ना, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। तो देखो यहाँ पे एनर्जी जूल दिया हुआ है, और आपको निकालना भी जूल में ही, क्योंकि यहाँ पे यूनिट तो मेंशन है नहीं, इसका मतलब है कि जूल यहाँ पे दिया है, जूल में ही निकालना होगा। आप अगर एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी किसी ऑर्बिट में क्या होता है, -13.6 Z²/n², ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किस में होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, जूल में। कैसे कन्वर्ट करोगे आप,
इसको आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? चार्ज से। चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बोलो? -13.6 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात करेंगे Z²। तो किसके लिए Z निकालना है आपको? आपको निकालना है लिथियम के लिए। तो लिथियम के लिए Z की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3² डिवाइड बाई n। किस ऑर्बिट के लिए पूछा गया है यहाँ पर? यहाँ पे पूछा गया, अच्छा हाँ, लिथियम के लिए, ठीक है ना। लिथियम के लिए यहाँ पे पूछा गया आपका लिथियम व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बस हमें करना है इसी को सॉल्व, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -13.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा -1.962 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन करना है, इतना कैलकुलेट कर लो आप। -1.962 इंटू 10⁻18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए बफर सोल्यूशन। कौन सा बफर सोल्यूशन इसमें नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बफर सोल्यूशन की बात करें तो अमोनिया और HCl दिया है 2:1 मोल में। अमोनिया 2 मोल है, HCl 1 मोल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और HCl, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड और HCl। दूसरा अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड है और क्या है? NaOH। बीक एसिड और NaOH के साथ क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा साल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारा NaOH हो जाएगा, क्योंकि एक ही मोल है। तो हमारे बीक एसिड, आप ऐसे कर लो ना, अमोनियम, अमोनियम, ठीक है ना, 1 मोल है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड के साथ में क्या आ गया हमारा? अमोनिया आ गया, क्योंकि HCl एक ही है, ठीक है ना। अमोनिया आ गया। आगे देखें अगर हम इसको, तो ये क्या लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा है CH3COONA, ठीक है ना। 1 मोल ये हो गया, और फिर साथ में क्या हो जाएगा हमारा? एसिटिक एसिड हो जाएगा, CH3COOH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बीक एसिड के साथ साल्ट, और साथ में क्या हो गया? साल्ट हो गया, ये बन गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1:1 है। 1:1 का मतलब है कि एक ये चला जाएगा, तो ये मिलेगा हमें CH3COONA, है ना। और यहाँ पे तो NaOH खत्म हो गया, और एसिटिक एसिड भी खत्म हो गया है। तो केवल यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा CH3COONA प्लस H2, ठीक है ना। यही मिलने वाला है। तो ये हमारा बफर सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमारा बफर सोल्यूशन नहीं होगा। और ये देखो वो हमारा ऊपर वाला केस है, वही हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रेट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे ये गिवन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट Kr। रेट कांस्टेंट आपको बताना है, ठीक है ना। तो अगर हम रेट कांस्टेंट K की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या होगा? देखिए क्या लिखा है, लिखा है DHI डिवाइड बाई DT इक्वल टू K HI का पावर 2, ठीक है ना। यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -D HI का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HI का स्क्वायर T यूनिट ऑफ K। तो अगर हम देखें तो ये भी क्या है? ये कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे भी क्या है? 2 टाइम कंसंट्रेशन है। तो मोल पर लीटर यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ K आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या मिला? नीचे मिला मोल, ये कंसंट्रेशन यूनिट बचा है ना, मोल पर लीटर बच गया, ठीक है ना। इनटू ये क्या है हमारा? टाइम, सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल
इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, और इसको क्या करें हम अरेंज कर लें। पहले लीटर लिखा हुआ है, लीटर है, फिर मोल -1 है, और फिर सेकेंड -1 है, तो यूनिट ऑफ के क्या मिल जाएगा आपको, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है ना। इन द एबव इक्वेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ FeS2, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल है, गिवन भी है यहाँ पर वन ही मॉलिक्यूल FeS2 प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाता है, -1। क्यों -1, क्योंकि यहाँ पे आयरन का कितना है, +2, ठीक है ना। अब ये +2, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, तो पर आयरन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया है, +1 का चेंज आया है। अब बात करें सल्फर का, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 है। एक सल्फर में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हुई हो रहा है +5 का, -1 +4 +5 का चेंज आ रहा है। लेकिन इस साइड में सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर हैं। कितने सल्फर हैं, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज ये आया है, और एक ये टोटल कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये अच्छा एक चीज़ और देखना है ना हमें इसमें पूछा ना लास्ट बाय वन मॉलिक्यूल, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर लॉस करता है और 1 इलेक्ट्रॉन Fe+2 लॉस करता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हो गए हमारे, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ पे गिवन है कि कोई रिएक्शन है, उसका जो रेट है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि A⁻²B, ये किसी एक रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, ये रेट एक्सप्रेशन है। फिर बाद में क्या है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, A का कंसंट्रेशन आपको 3 टाइम इंक्रीज कर देना है, और कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीज बाय 2 टाइम, B का कंसंट्रेशन आपको 2 टाइम इंक्रीज करना है। हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रिएक्शन कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं पहले के रिस्पेक्ट में जो रेट है वो है इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, रेट 2 निकालेंगे। रेट 1 हो गया, रेट 2 हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा के, क्योंकि ये के हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम ए का कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज करते हैं, 3 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 3A⁻², ठीक है ना। क्योंकि रेट एक्सप्रेशन तो हम फॉलो करेंगे ना, रेट एक्सप्रेशन तो यही दिया हुआ, यही तुम फॉलो करेंगे। फिर क्या है, बी का कंसंट्रेशन हम कितने टाइम इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम, ये हो गया हमारा 2B। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 9A², ठीक है ना। यहां से आप क्या करो, B बाहर 2 बाहर कर लो, ठीक है, 2 बाहर कर लीजिए। ये 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, B। फिर क्या हो जाएगा, 9 × 2 18 इंटू के इंटू A² B। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, ये रेट फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। रेट फर्स्ट क्या है, रेट फर्स्ट है A कंसंट्रेशन ऑफ A² प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पर रेट 2 क्या हो जाएगा, रेट 2 हो जाएगा 18 इंटू रेट 1, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से 3 टाइम A का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो और 2 टाइम B का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, तो ओवरऑल रेट जो है वो 18 टाइम इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एट T केल्विन व्हेन 1 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y आर हीटेड इन 1 लीटर फ्लास्क, ठीक है ना, 0.5 मोल ऑफ Z इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, द Kc वैल्यू फॉर द रिएक्शन। आपको Kc बताना है। रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखा है यानी कि स्टोइचियोमेट्री दिया हुआ है। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है ना। तो X प्लस Y रिवर्सिबल प्लस, ठीक है। अब X का स्टार्टिंग मोल कितना है 1 मोल ऑफ X। B का कितने मोल हैं, सॉरी Y के कितने मोल हैं, Y के भी मोल है हमारे 1। Z का मोल कितना मिला है, Z का मोल मिला है यहाँ पर 0.5। अब एक बात देखो कि अगर इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है तो A का भी तो 1 है, तो जितना ये मिलेगा Z उतना ही मिलेगा हमें A। तो ये भी कितना मिलने वाला है, ये भी हमें मिलने वाला है 0.5, ठीक है ना, 0.5। तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इसका कितना रहेगा, स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन रहने वाला है 0.0, लेकिन कुछ समय बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.5, लेकिन स्टोइचियोमेट्री कहता है कि इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.5। तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 1 माइनस 0.5, ये कितना बचेगा 1 माइनस 0.5। अब ये हमें मिल गया 0.5, ये कितना मिला 0.5, ये कितना है 0.5, ये कितना है 0.5, और मोलर का इसका वॉल्यूम कितना है ओवरऑल 1, तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो अब हम बात करें यहाँ पर Kc की, तो Kc क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Z का कंसंट्रेशन और A का कंसंट्रेशन, यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में यहाँ पर Z है, Z का कंसंट्रेशन 0.5 बचा है और Y का कंसंट्रेशन भी 0.5 बचा है। X का कंसंट्रेशन 0.5 और Y का कंसंट्रेशन 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 0.5, सबके सब खत्म, आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस CO2R, है ना, ये दिया हुआ है। CO और CO2 का फॉर्मेशन गिवन है, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO बताना, ठीक है ना। तो आप फॉर्मेशन ऑफ CO अगर लिखो तो कैसे लिखोगे, CO का फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, CO का फॉर्मेशन आप करोगे कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2, ठीक है ना, और इसके लिए कितना है डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू है -110 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगेन CO2 का फॉर्मेशन गिवन है, तो CO2 का फॉर्मेशन कैसे करोगे, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या दे रहा है ये CO2, क्या हो जाएगा जी डेल्टा H। डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे कितना है -393 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको बताना क्या है, कंबशन ऑफ CO बताना, ठीक है ना। तो जब आप CO का कंबशन करते हो, CO का कंबशन करोगे तो क्या मिलेगा CO2 मिलेगा, CO का कंबशन करोगे तो क्या मिलेगा CO2 मिलेगा। तो एक काम करते हैं कंबशन ऑफ CO लिखते हैं, ठीक है ना। तो कंबशन ऑफ CO कैसे लिखोगे, CO प्लस हाफ O2 क्या मिल जाएगा CO2, ठीक है ना, और यही आपको बताना है। तो आप इसको क्या करिए, इक्वेशन जो 1 है ना उसको आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिल, सॉरी सेकंड को रिवर्स करना है ना, सेकंड को ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रिवर्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर CO2
गिव्स आउट कार्बन सॉलिड प्लस O2 और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी +393। ठीक है, अब आपको डिजायर्ड इक्वेशन मिल गया है। अब आपको क्या करना है, केवल डिफरेंस निकाल देना, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकालो जरा, माइनस के साथ में -110, 3 हो गया 8 और 2, कितना हो जाएगा जी 283, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, -283 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, x ग्राम ऑफ यूरिया जिसको कंप्लीटली डिसॉल्व किया गया है y ग्राम ऑफ प्योर वाटर में, एंड द सोल्यूशन बॉइल्ड एट दिस टेम्परेचर। यानी यहां पर क्या दिया है, यहां पे दिया है TB कितना 373.202 केल्विन। ठीक है, अगेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया है, TB नॉट दिया हुआ है, ये दिया है 373.15 केल्विन। तो ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा TB निकालना है, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 50, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना केल्विन आपको क्या मिल गया, डेल्टा TB। अब आपको पता है कि डेल्टा TB जो होता है, जो डेल्टा TB है वो KB इंटू मोलालिटी होता है। ठीक है ना, अब यहां पर KB ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेल्टा TB दिया हुआ है, हमें मोलालिटी निकालना है। और मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सब्सटेंस मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है ना, अब यहां पे क्या दिया है कि x ग्राम यूरिया, यानी वेट की जगह पे क्या दिया है x ग्राम, ये हमने x ले लिया। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यूरिया का 60, वो हमें पता है। कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व करना है, y ग्राम में डिसॉल्व करना है, इनटू 1000। तो यहां से हमें क्या मिल गया, मोलरिटी मिल गई। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है ना, तो डेल्टा TB की वैल्यू हमें कितनी मिली है 0.052। ठीक है ना, KB की वैल्यू कितनी है 0.52 मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मोलरिटी की वैल्यू है, अच्छा हमें निकालना है x/y, तो x/y को हम एक साथ कर सकते हैं क्या, तो x/y कर दिया। ठीक है ना, देन 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ठीक है, इसको फिर से करें 0.052 डिवाइड बाई 0.52, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप 60 से और नीचे डिवाइड हो जाएगा 1000 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा x/y। क्योंकि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेशियो x/y। ठीक है ना, x/y पूछा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 1/10, 60 डिवाइड बाई 1000। ठीक है ना,
ये कैंसिल हो गया, क्या मिला 6 डिवाइड बाई 1000, या इसको कैसे लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकते हो। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यानी x बाई वाई जो है वो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1000, ये हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 डिवाइड बाई 500 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे सेलेक्ट, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनने वाला है फर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है द टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट इज अप्रॉक्सीमेटली, आपको अप्रॉक्स वैल्यू बताना है, अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो गया है इस, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली, यानी आपको क्या रिलेशन बताना है कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में और उसका टी हाफ के साथ में क्या रिलेशन है, यानी कि उसका आधा खत्म होने में और 90% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एनी टाइम टी के लिए निकाल लो, एनी टाइम टी के लिए पहले निकालो और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लो, टी हाफ में। तो एट एनी टाइम टी के लिए आप क्या लिखते हो, एट एनी टाइम टी के लिए आप क्या लिखते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है ना। और आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होती है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो अब क्या हो जाएगा कि टी और टी हाफ एक साथ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा टी 90 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के। अब के की जगह पे हम क्या कर लेंगे 0.693 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ लॉग। अब यहाँ पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100% ले लो, 100 ले लो, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन आप ले लो 100, और फिर कितने परसेंट कंप्लीट होने के लिए बोल रहा है यहाँ पे 90%, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपके पास 100 है और 90 कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, तो कितना बचेगा 100 माइनस 90 हो जाएगा। तो T90 इक्वल टू क्या बन जाएगा 2.303 0.693 इंटू टी हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 100 डिवाइड बाई 10, T90 इक्वल टू 2.303 0.693 इंटू टी हाफ लॉग 10 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा T90 इक्वल टू 3.3 टी हाफ, ठीक है ना। यहाँ पे आधा क्वेश्चन एक्चुअली में ऊपर था और आधा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, कि टी हाफ के साथ आपको रिलेशन बताना है। आपको T90% का रिलेशन किसके साथ बताना है, टी हाफ के साथ बताना है। तो क्या हो जाएगा 3.3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, इतना टाइम और लग जाएगा 90% कंप्लीट होने में, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 100% के लिए अप्रॉक्सीमेटली 100% के लिए पूछे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 माइनस 100 करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर है 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा ये रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन 2 मोलर Fe+2 एंड 0.02 m Fe+3 सोल्यूशन, है ना। और यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 अलग अलग कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं, और जब 2 अलग अलग कंसंट्रेशंस दिए होते हैं तब हम यूज़ करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या यूज़ करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी इसने दे रखा है कितना 0.059 डिवाइड बाई n लॉग, है ना, लॉग। अब हम यहाँ पे कर देंगे Q।
अब हमें सबसे पहले निकालना होगा Q क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है। Q कैसे निकालेंगे, Q निकालने के लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो रिएक्शन यहाँ पे कौन सा लिखोगे आप, रिडक्शन, क्योंकि सिंपल सी बात है हमारा जो SRP होता है वो रिडक्शन की वैल्यू में गिवन होता है। तो हमारे पास Fe+3 है, Fe+3 का कंसंट्रेशन कितना है 0.02, किस में कन्वर्ट हुआ है Fe+2 में, किस में कन्वर्ट हुआ Fe+2 में, कंसंट्रेशन कितना है 2.0। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3, ठीक है ना। और ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n की वैल्यू 1 आ गई है लॉग Fe+2 की वैल्यू कितनी है, Fe+2 की वैल्यू है 2, ठीक है ना, और Fe+3 की वैल्यू कितनी है 0.02। इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमें किसकी ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है E0 सेल की। तो E0 सेल हम निकाल सकते हैं, E0 सेल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अब इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा E0 सेल। तो देखो सीधे सीधे दिया हुआ E0 सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.771 वोल्ट, ठीक है। अब इसको किसके साथ हम ऐड करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू कितना होता है 0.00। अब वो हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, अगर हम लिखें रिडक्शन पोटेंशियल तो कितना होता है 0.00 वोल्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों में हम कैथोड पता करेंगे कौन सा कैथोड है। तो जिसकी वैल्यू कम होती है वो क्या होता है एनोड, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होता है कैथोड। फिर हम क्या करते हैं कैथोड माइनस एनोड करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.771 और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 0.059 लॉग 200। इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, लॉग 100 हो जाएगा। क्या बन जाएगा 0.771 माइनस 0.059। अब ये क्या बन जाएगा 10 का पावर 10 है ना, 10 का पावर 2। इसको आप क्या लिख सकते हो लॉग 100 को आप लिख सकते हो लॉग 10 का पावर 2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा लॉग 10, यानी कि ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड ऑफ 2 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे से क्या मिलने वाला है आपको, मिलने वाला है 1, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, क्या बन जाएगा आपको मिल जाएगा आंसर 0.653, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया। थोड़ा सा बीच में 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थे, है ना, उसको हमने स्किप किया है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो।